नमस्कार जी। जोहू का पति लंदन चला गया और बोला उसका ग्रीन कार्ड बनने में 6-7 साल भी लग सकते हैं। जब तक ग्रीन कार्ड नहीं बनता मैं वापस नहीं आऊंगा। यह बात माँ ने सुन ली और सोचने लगी, 6-7 साल यह बोझ मैं क्यों संभालूं। उसने बहू पोती को घर से निकाल दिया और जब बेटे ने लंदन जाकर माँ को फोन किया तो माँ बोली, तुम्हारी पत्नी चली गई है, कह रही थी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तो उसने बाहर ही शादी कर ली। 8 साल बाद माँ मर गई और वह वापस आया। जब माँ को दफनाने लगा तो साथ लगी कब्र पर लिखा नाम देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। क्योंकि मुझे बताओ बेटा, मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी बीवी और बेटी जब यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी तो मैं जबरदस्ती उन्हें कैसे रोक सकती थी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ है कि किसी के साथ जबरदस्ती करूं। नीलस बेगम ने रोते हुए अपने बेटे से कहा। कई दिनों बाद आज उसके बेटे का फोन आया था। उसने तुरंत अपनी बीवी और बेटी से बात करने की इच्छा की थी, मगर बीवी और बेटी घर पर होती तभी तो नीलस बेगम उससे बात करवाती। जब वह घर पर ही नहीं थी तो बात कैसे करवा देती। उन्हें तो लगा था ना जाने कितना समय बेटा संपर्क नहीं करेगा, मगर उसने तो बहुत जल्दी फोन कर लिया था। इसलिए वह घबरा गई और उल्टी सीधी सफाइयां देने लगी थी। ठीक है, अगर जूहू यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी तो यह उसकी मर्जी थी, लेकिन एक बार मुझसे बात तो कर लेती। मुझे तो बता देती कि मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। कम से कम मैं उसे इस रिश्ते के बंधन से आजाद कर देता कि वह जिंदगी में आगे बढ़ पाती। नीलस बेगम का बेटा आमिन काफी दुखी हुआ था। यह जूहू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने तो पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था, विश्वास दिलाया था कि हालात जैसे भी हो वह यह छोड़कर नहीं जाएगी। और अब वह पहले ही कदम पर उसे छोड़कर चली गई थी। इधर उधर की थोड़ी देर और बातें करने के बाद आमिन ने फोन रख दिया, मगर वह बहुत दुखी था। उसका पता नीलस बेगम को भी चल गया था। 1.5 महीने बाद आमिन ने फिर फोन किया और जूहू और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगा। नीलस बेगम ने वही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग यह घर छोड़कर चले गए हैं और जाने के बाद कोई संपर्क नहीं किया। तब आमिन कहने लगा, माँ, मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ, वह रख लेना और घर में खर्च कर लेना, अपनी जरूरत की चीजें ले लेना। नीलस बेगम बहुत खुश हुई, मगर खुद पर अफसोस भी किया। पर अब जो हो चुका था उसे वह किसी तरह भी ठीक नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद 2.5-3 महीने तक आमिन फोन करता रहा, खर्च भी नियमित रूप से भेजता रहा, जिसमें जूहो और उसकी बेटी का खर्च भी होता था। लेकिन नीलस का एक ही जवाब होता था कि जूहू वापस नहीं आई और ना ही अपनी बच्ची को आने दिया है, जरूर अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और उसी में खुश है। आखिरकार आमिन ने फैसला कर लिया कि अगर जूहू अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और उसे छोड़कर जा चुकी है, तो जब उसे अपने वादों की परवाह नहीं, तो मैं क्यों परवाह करूं। मैं भी अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। उसके मालिक उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उसका प्रमोशन कर दिया। उसकी सैलरी लाखों में हो गई। वह बहुत खुश हुआ। कंपनी की ओर से एक घर और गाड़ी भी मिल गई थी और उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही थी। कंपनी ने यह भी कह दिया था
कि अगर वह इंडिया से अपनी फैमिली को बुलवाना चाहे तो बुलवा सकता है। भाग्य उस पर कितना मेहरबान हो गया था। मगर जुहू कैसी बेवफा थी जो पहले ही कदम पर उसे छोड़ गई थी। कभी कभी हामिद सोचता था कि उसे ऐसा कौन सा सहारा मिल गया था कि उसने अपने उस पति की भी परवाह नहीं की जिसके प्यार की वह कस्में खाती रहती थी। एक दिन आमिन अपने काम से वापस अपने घर जा रहा था जब एक इंडियन लड़की से टकरा गया। दोनों के बीच पहले तो थोड़ी बहस हुई, फिर परिचय हुआ तो दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी उनमें दोस्ती हो गई। वह लड़की आमिन को पसंद करने लगी और उसने आमिन को प्रपोज कर दिया। आमिन का दिल कुछ देर तक जूहू की यादों में उलझा रहा। वह यह धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर वह रवीना की मोहब्बत के सामने हार गया, जो बार बार उससे अपने प्यार का इजहार करती और कहती कि मुझे अपना नाम दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आमीन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। परदेश में पहली बार मुझे लगा कि मेरा भी कोई अपना है। उसकी मीठी बातों ने आमीन को अपने जाल में जकड़ लिया। वह भी रवीना से प्यार करने लगा। वह जवान थी, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और नौकरी करने वाली थी। आमीन ने उससे शादी कर ली और खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। शादी के कुछ समय बाद तक भी वह जूहू को याद करता रहा। रवीना को उसने जूहू के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। जूहू ने भी साथ होते हुए उससे प्यार के वादे किए थे। उसकी खुशी का ख्याल रखा था, मगर शायद जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वह उसके जाते ही घर छोड़ गई थी। शायद वह मुश्किल समय काट काट कर थक चुकी थी। शायद उसके कब सब्र की हद खत्म हो गई थी, इसलिए मुंह पर कुछ ना कह सकी और घर छोड़कर चली गई। रवीना ने उसकी दुख भरी दास्तां सुनकर उसे खूब तसल्ली दी थी और कहा था कि अगर वह चाहे तो इंडिया जाकर जुहू और अपनी बेटी से मिल सकता है। मगर आमिन ने इनकार कर दिया था क्योंकि उसके पेपर्स का कुछ मसला था। वह अब हल तो हो चुका था, लेकिन वह इंडिया नहीं जाना चाहता था। महीने में एक दो बार माँ को फोन करके उनका समाचार पूछ लिया करता था और उनके लिए खर्च के पैसे भेज देता था। अपना तो वह हर फर्ज निभा चुका था। रवीना और उसके दो बच्चे भी हो चुके थे, जिनके साथ वह खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हुए जूहू और अपनी पहली बेटी को बिल्कुल भूल चुका था। वो 3.5 साल पहले ही परदेश आया था, मगर यहाँ पहुंचते ही उसके पेपर्स का कुछ मसला हो गया था। आमिन यहाँ लीगल तरीके से ही आया था, मगर उसके बाद भी उसे दूसरे लोगों की तरह हिरासत में ले लिया गया था और उसके सारे पेपर्स जमा कर लिए गए थे। सब लोगों को एक कॉल करने की अनुमति दी गई थी। तब जूहू के पति ने घर फोन करके जूहू को बताया था कि पेपर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हो सकता है मैं 8-9 साल तक वापस ना आ सकूं। यह सुनकर जूहू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, मगर उसने अपने पति को हौसला दिया था और कहा था कि आप जब तक चाहे वापस ना आए, अपने आप को अच्छी तरीके से सेट करें, उसके बाद वापस आ जाइएगा और हमारी चिंता मत करें। मैं माँ और बेटी दोनों का ख्याल रख लूंगी। तब आमीन को बहुत ज्यादा तसल्ली हुई थी।
और वह अपने पेपर्स पर काम करने लगा था। थोड़े दिनों में उसके पेपर्स की प्रॉब्लम हल हो चुकी थी, मगर वह नहीं जानता था कि उसकी एक फोन कॉल ने इंडिया में जूहू पर कैसी कयामत तोड़ दी थी। जूहू जब फोन पर अपने पति आमिन से बात कर रही थी, तब उसकी सास नीलस बेगम ने भी उसकी बातें सुन ली थी। उसके पास अपने पति के पेंशन के रुपए आते थे और अपने मायके के 2-3 घरों का किराया भी आता था। वह अपनी गुजर बसर अच्छे तरीके से कर रही थी। वह सोचने लगी कि अगर बेटा 9 साल तक वापस न आ सका, तो पता नहीं वहां पर उसका रोजगार लगेगा भी या नहीं लगेगा। मुझे मुफ्त में अपनी बहू और पोती का बोझ उठाना पड़ेगा। सूखी दाल रोटी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। अगर यह दोनों घर में नहीं होंगे, तो जो भी मेरे पास पैसे होंगे, वह मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं सकूंगी और आराम से जो चाहे खरीद सकूंगी। मैं सुकून और आराम की जिंदगी गुजारूंगी। यह सोच आते ही उसने जूहू और अपनी पोती को तंग करना शुरू कर दिया। बात बात पर ताने देती और कभी कभी पोती पर हाथ भी उठा देती। जूहू के हर काम में गलती निकालती और फिर एक दिन गुस्से में उसने जूहू को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। जूहू अपने चेहरे पर हाथ रखकर हैरान होती हुई सास की तरफ देख रही थी। उसे अपनी सास से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो कहने लगी, माँ, मैंने आखिर ऐसा क्या गलत किया है? क्या आप क्या आप मुझ पर हाथ उठाने लगी है? अपने बेटे के होते हुए आपका व्यवहार कुछ और था और अब आपका व्यवहार ही बदल गया है। नीलस बेगम तो बस मौके की तलाश में थी कि जूहू से जान कैसे छुड़ाए, और वह मौका जूहू ने उन्हें दे दिया था। नीलस कहने लगी, मेरे आगे जबान चलाती हो, बदतमीज औरत। एक तो सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ है। यह तुम्हारे पति की कमाई नहीं है, यह मेरे मायके की कमाई है। मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। और जब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तो तुम आगे से जवाब दे रही हो। यह कहते हुए उसने जूहू का हाथ पकड़ा और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। साथ ही अपनी पोती को भी बाहर निकाल दिया। जूहू का कोई मायका नहीं था, वह बिल्कुल अकेली थी। शादी के ठीक 3 महीने बाद ही उसके माँ बाप एक के बाद एक की इस दुनिया से चले गए थे और कोई बहन भाई भी नहीं था। रिश्तेदार सब पहले ही उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह दर दर की ठोकरें खाने लगी थी। सर छुपाने को छत नहीं थी और ना पेट भरने के लिए खाना था। वह कई बार ससुराल वापस आई थी और नीलस बेगम के सामने हाथ जोड़कर उन्हें दुहाई देती थी कि भले उसे खाने को कुछ ना दे, सिर्फ एक कमरे में रहने की अनुमति दे दे। वह उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। मगर नीलस बेगम को यह भी मंजूर नहीं था। सीधी सी बात है, जब बहू और पोती साथ रहती तो खाने को भी देना पड़ता। उनसे छुटकारे का सबसे आसान तरीका यही था कि वह घर में रहे ही ना। नीलस बेगम ने हर बार जूहू को धक्के देकर घर से निकाल दिया था और फिर ना जाने जूहू कहाँ गई। उसकी कोई खबर किसी को नहीं हो सकी, सो हो सकी थी। फिर जूहू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके साथ होने वाला हादसा हर इंसान की जुबान पर था। आमिन को लंदन गए 9 साल का समय गुजर चुका था। माँ बीमार रहने लगी थी और अकेली रहती थी। इस कारण कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। आमिन ने अपने एक दोस्त से बात करके उनके लिए पूरे टाइम के लिए एक काम वाली रखवा दी थी और एक नर्स की भी व्यवस्था कर दी थी।
मगर कामवाली और नरस हर समय बैठकर बातें करती रहती और नीलस बेगम को बिल्कुल नहीं पूछती, ना उनका ख्याल रखती, ना समय पर खाना मिलता और ना दवा मिलती। उनकी लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि वह और बीमार पड़ती चली गई और जल्द ही उनकी बीमारी ने भयानक रूप धार लिया और वह मालिक को प्यारी हो गई। मगर इससे पहले उन्हें बार बार जुहू और अपनी पोती का ख्याल आता रहा कि ना जाने वह कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उन्होंने उनके साथ गलत किया था। लकवे के कारण वह बोल भी नहीं सकती थी, वरना अपने बेटे को फोन पर बता देती कि जूहू और अपनी पोती को उन्होंने घर से निकाला था और वह वापस आकर अपनी बीवी और बेटी को ढूंढ ले। कभी वह जूहू और अपनी पोती के सामने हिटलर बनी हुई थी और उनकी जिंदगी का फैसला किया था, और आज उनमें खुद इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी जुबान हिलाकर अपनी गलती को स्वीकार कर सके, खुद उनसे माफी मांग सके। वह इस समय बहुत पछता रही थी और फिर इसी पछतावे में इस दुनिया को छोड़ गई। आमीन को मां के देहांत का समाचार मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने इमरजेंसी में टिकट बनवाया और अगले ही दिन इंडिया वापस आ गया। इंडिया आने के बाद वह मां की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ा। साल अपनी मां से दूर गुजार दिए थे, 9 साल अपनी मां से दूर गुजार दिए थे। अपनी खुशियों में इतना खो गया था कि मां का ख्याल ही नहीं आया था। मां का उस पर कितना कर्ज था कि उसे पाला था, पढ़ाया लिखाया था, काबिल इंसान बनाया था, जबकि उसने यह कर्ज उतारने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वह भी पछता रहा था और इस सब का दोषी वह जूहू को समझ रहा था, जिसने उसके साथ बेवफाई की थी। उसके मुश्किल समय में जरा भी धैर्य नहीं किया था। वह अब तक सच्चाई से अनजान था कि जूहू खुद पर घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे निकाला गया था। वह मां की मैयत को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आया था। मां को दफन करने के बाद सब लोग उसे तसल्ली देते हुए एक एक करके चले गए और वह कब्रिस्तान में अकेला बैठा रहा गया। मां की कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरते हुए उसने अचानक सामने नजर दौड़ाई तो एक पल के लिए वह चौंक कर रह गया। उसके बराबर में एक और कब्र थी। उसकी तख्ती पर लिखे हुए शब्दों ने उसके पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी थी। आसमान उसके सर पर टूट पड़ा था। दुनिया उसे गोल गोल घूमती महसूस हुई। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। उसने खुद को चुटकी काट कर देखा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि सामने तख्ती पर लिखे हुए शब्द कुछ और है, मगर वह वही शब्द थे जो पहली बार में पढ़े थे। बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो गिरता पड़ता उठा और उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। तख्ती पर हाथ फेरने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। तख्ती के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ था, असीन पुत्र आमीन। यह उसकी बेटी का ही नाम था और उसकी बेटी इस दुनिया से 7 साल पहले ही जा चुकी थी। उसे इस दुनिया से गए 7 साल होने वाले थे और उसे खबर तक नहीं हो सकी थी। वह बहुत समय से जूहू को दोषी ठहराता फिर रहा था। वो हर दोष जूहू पर डालकर खुद बरी होता जाता था। वो कब्र पर सर रखकर रोता हुआ बोला, जूहू तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी मर गई और तुमने उसकी मौत की खबर तक मुझे नहीं दी। वो वही कब्र पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा था कि शायद आज का सदमा ही काफी है, मगर वह नहीं जानता था
कि अभी और बहुत से सदमे उसकी राह देख रही थी। वो कब्रिस्तान से बाहर निकला तो सामने बैठी एक पागल औरत पर नजर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, सर में मिट्टी लगी हुई थी। वह जमीन पर कुछ लकीरें खींच रही थी। वह उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वह जमीन पर असीन का नाम लिख रही थी और साथ आमीन का नाम भी लिख रही थी। वह पूरी तरह पागल हो चुकी थी। आमीन ने एकदम उस औरत के हाथ थाम लिए तो औरत ने पथराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि आमीन की बीवी जूहू थी, जो अपने होश हवास को खो चुकी थी। आमीन ने जूहू को पकड़कर उठाया। जूहू कहने लगी, मुझे आमीन के पास ले जाओगे या असीन के पास? आमीन ने प्यार से उसके बाल सवारे और कहा, मैं आमीन हूँ। जूहू बोली, नहीं नहीं, तुम मेरे आमीन नहीं हो, तुम तो कोई शहरी बाबू हो। मेरा आमीन तो सादा सा था। वो बाहर चला गया और वापस ही नहीं आया। माँ जी ने मुझे घर से निकाल दिया और अब आसिन मुझे अपने पास बुलाएगी। वो उधर वहां जाकर सो गई है। उसे सर्दी लगती थी ना, तो मैंने उसे कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल दी। अब उसे सर्दी नहीं लगती होगी। यहाँ धूप भी आ जाती है। वह अजीब थी, कभी कभी समझदारों वाली बातें करती और कभी बिल्कुल ही उल्टी सीधी बातें करने लगती। उसकी टूटी फूटी बेईमानी बातें सुनकर आमिन और भी टूटता जा रहा था। आमिन जूहू को लेकर घर आया। पड़ोस के लोगों ने जूहू को देखा तो फौरन उसके पास आ गए। एक आदमी ने बताया कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ ने धक्के देकर घर से निकाल दिया था। पता नहीं क्या बात हुई थी, मगर जूहू रोज आती थी और नीलस बेगम की मिन्नतें करती थी कि मुझे अपने घर रहने दो, मेरा खाना पीना मैं खुद कर लूंगी। जब तक आमिन नहीं आ जाता तब तक मुझे अपने घर में रहने दो। मगर तुम्हारी माँ ने उसकी एक ना सुनी और हर बार उसे निकाल देती थी। फिर एक बारिश की रात जूहू दोबारा आई और कहने लगी, बारिश बहुत हो रही है, मेरे पास सर झुकाने की जगह नहीं है। जिस पेड़ के नीचे हम रात गुजारते थे वहां भी सारे ही पानी भर गया था। हमें रात गुजारने दो, हम सुबह चले जाएंगे। तब भी नीलस बेगम ने इस पर रहम नहीं खाया और इसे घर से निकाल दिया। मोहल्ले के चौकीदार ने बताया कि रात को जूहू आई थी मगर उसे रहने को जगह नहीं दी गई। काश हमें पता चल जाता तो हम जूहू को अपने पास अपने घर रख लेते। मगर उसी रात आसिन बीमार पड़ गई। उसे डबल निमोनिया हो गया और वह उसकी जान ले गया। उसके बाद जूहू कभी पलट कर नहीं आई थी। असीन के मौत के बाद जो हमने जूहू को ढूंढ लिया और उसे मोहल्ले में वापस भी ले आए, मगर तब तक तुम्हारी माँ भी अपाहिज हो चुकी थी। वह बहुत बीमार थी और जूहू के होश भी जवाब दे चुके थे। वो असीन को पुकारते हुए पागलों की तरह रोती थी। हमने इसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, मगर वह जहां भी होती भाग कर कब्रिस्तान पहुंच जाती। सारा सारा दिन असीन की कब्र पर गुजार देती या फिर उसका और तुम्हारा नाम लिखती रहती। आमीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान अपनी बीवी और बच्चों को भूल जाए कि वही बीवी है जिसने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया था और तुम्हारे साथ तुम्हारी गरीबी काटी थी। वो तो आदमी सारी बात समझा कर जू के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी पसंद का मटर पुलाव बनवाया है, खाओगी ना? जूहू ने तुरंत ही खुशी से सर हिला दिया। फिर वो
जूहू को अंदर ले गया, जबकि आमिन वही खड़ा रह गया। वो चाहता तो जूहू को छोड़कर वापस लंदन चला जाता। रवीना और उसके दोनों बच्चे वही थे, उसकी फैमिली पूरी थी। लेकिन अब उसका एहसास है जुर्म उसे जीने नहीं दे रहा था। जुहू भी उसकी बीवी थी, जिसके हालत वही करके गया था। वह नहीं जानता था कि मालिक उसे माफ करेगा या नहीं, क्योंकि वह खुद को माफी के काबिल नहीं समझ रहा था। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हर फैसला सोच समझकर करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर देता है, और कभी कभी नुकसान ऐसा होता है कि सारी जिंदगी इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता। इंसान को कभी भी गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दूसरों पर आरोप लगाना आसान होता है, मगर सच जानने की कोशिश करना जरूरी होता है। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इनकी हिफाजत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी आन पर अड़कर इंसान न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि खुद को भी ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जिससे निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। हमें हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए और किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। यही इंसानियत है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।